ठीक है, चलो। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री में अपने को सरफेस पे होने वाले जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी रिएक्शंस होती हैं, उनको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने दो सब्सटेंस जब कांटेक्ट में आते हैं तो तीन वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। बल्क फेज ऑफ द गैसेज, बल्क फेज ऑफ द सॉलिड एंड इंटरफेस। यहाँ जो स्टडी होनी है वो इंटरफेस वाली होनी है। अब बात ये आती है कि भाई पार्टिकल्स जो होते हैं क्यों एक सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। रीजन सीधा सा है, फोर्स। इकट्ठे होने के पीछे फोर्स ही एक रीजन होता है। वो फोर्स क्यों आ रहा है कि अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे फोर्स बैलेंस हो जाता है। ऑन एन एवरेज चारों तरफ सेम फोर्स लगता है। सरफेस वालों पे फोर्स बैलेंस नहीं हो पाता है। उसे बैलेंस करने के लिए वो बाहर से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो केवल सरफेस पे पार्टिकल आके इकट्ठे हो जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। कैटालाइसिस भी सरफेस पे ही होता है, रिएक्शंस को मोटिवेट करते हैं सब्सटेंस। और कोलोइड्स भी अपनी सरफेस के लिए ही जाने जाते हैं। अब इस चैप्टर में एडजॉर्प्शन में पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब कैसे होता है एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें स्टडी करनी होती है, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट हेडिंग अपन डाल लेते हैं एडजॉर्प्शन। डेफिनेशन वेरी क्लियर होनी चाहिए सबको। accumulation of molecular species at the surface rather than the bulk। ये पार्टिकल सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं, बल्क के बजाय सरफेस पे आ रहे हैं, वो एडजॉर्प्शन है। वरना तो दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, डी की जगह बी आता है ओनली। वो ये होता है कि पार्टिकल बल्क में आ जाए, अंदर आ जाए, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन। और कुछ पार्टिकल सरफेस पे भी आ जाए, अंदर भी आ जाए, उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाते हैं तो वो होता है शॉर्प्शन। ये वही चीज एक्सप्लेन कर रखी है अपने। मान लेते हैं कि x ग्राम एडजॉर्ब्ड हो गया किस पे, m ग्राम पे। तो कितना अमाउंट एडजॉर्ब्ड हुआ, कंपैरिजन करना होता है तो यूनिट मास को लेना पड़ेगा। सपोज ये दो सब्सटेंस है अलग अलग, इस पे 10 ग्राम चिपक गया, इस पे 1 ग्राम चिपक गया, तो ये थोड़ी बोल सकते हैं इस पे ज्यादा चिपक गया। हो सकता है इसमें मास ज्यादा हो यहाँ पे। तो यूनिट मास पर कितना आके चिपका है वो होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, x बाय m। 1 ग्राम 1 kg कितने गैसियस पार्टिकल्स को चिपकाता है अपनी सरफेस पे। फाइनली डिवाइडेड, सॉलिड्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, एक्ट एज गुड एडजॉर्बेंट। ये तो तुम लोग भी जानते हो कि किसी स्पीसीज को अपन जितने ज्यादा टुकड़े करते हैं उतना ही सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। जैसे चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलॉइड्स, मेटल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, इन सब में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ऑल दीज सब्सटेंस एक्ट एज गुड एडजॉर्बेंट। तो ये वर्ड एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट ये भी वेरी क्लियर होना चाहिए। दो चार एग्जांपल भी आपको याद होने चाहिए। जो सब्सटेंस आके चिपकता है वो एडजॉर्बेट हो गया, और जिस पे चिपकता है वो हो गया एडजॉर्बेंट। इस पिक्चर से ये वेरी क्लियर है। अच्छा, इसके एग्जांपल देखो। मान लो किसी कंटेनर में हमने चारकोल ले रखा है और उसके ऊपर गैसेज है। तो टाइम के साथ इस कंटेनर के अंदर प्रेशर, मान लो यहाँ 1 मीटर लगा हुआ है, तो टाइम के साथ यहाँ जो प्रेशर की रीडिंग आएगी वो डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज की तरफ चल रहा है, मान लो यहाँ 0 ऐसे चल रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज होना क्या वेरीफाई करता है कि गैस को कोई ना कोई खा रहा है, और खाने वाला कौन है, चारकोल। तो ये एडजॉर्प्शन की वजह से ही ऐसा हुआ होगा कि मोल कम हो जाते हैं, प्रेशर कम हो जाएगा। डिसॉर्प्शन, अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स मूव अवे ड्यू टू हीट, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो वो जो हम बात कर रहे थे कि भाई देखो, अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है,
अंदर के पार्टिकल्स पे बैलेंस फोर्स होता है, सरफेस के पार्टिकल पे अनबैलेंस फोर्स होता है। उसे बैलेंस करने के लिए वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन से हमेशा हीट रिलीज होती है। हीट कहाँ से आई? पार्टिकल्स के अंदर जो एंथैल्पी थी वो एंथैल्पी ही हीट में कन्वर्ट हुई, इसलिए एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। डिसऑर्डरनेस हम अच्छी तरह पढ़ ही चुके थे। पार्टिकल्स पहले मोर डिसऑर्डर्ड थे, लेकिन अब वो क्या बन गए? ऑर्डर्ड बन गए। तो डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हुआ। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। देखो, एडजॉर्प्शन नेगेटिव, डेल्टा एस एडजॉर्प्शन नेगेटिव, और ये प्रोसेस तब ही होगा तब डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने वाले हैं कौन? डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ओवरऑल टर्म पॉजिटिव है। ये डेल्टा एस नेगेटिव है, ऊपर बात कर चुके अपन। तो एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, दोनों का सम जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें कौन रोल प्ले करेगा? टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, कारण हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव टर्म डोमिनेट कर जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, नॉर्मल अट्रैक्शन है किसके बीच में? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में पहले नॉर्मल अट्रैक्शन ही होते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन। वो सब में होंगे। तो फिजिसॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता। कोई भी सॉलिड, कोई भी गैस आ जाए, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हमेशा होंगे, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? वीक वॉन डेर वाल अट्रैक्शन। तो फिजिसॉर्प्शन तो हमेशा होगा, कम या ज्यादा। लेकिन केमिसॉर्प्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बेटा, ये तो रिएक्शन है। केमिसॉर्प्शन इज नथिंग बट सिंपली रिएक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो रिएक्शन में तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर किसी में रिएक्शन नहीं होती। तो फिजिक्स ऑप्शन तो ऑलवेज होता है, केमिस्ट ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है कि इनमें होना है, इनमें नहीं होना है। इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा स्पेसिफिक। तो केमिस्ट ऑप्शन क्या होता है? स्पेसिफिक। एक तरह से केमिकल रिएक्शन होती है और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। ये बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं। अब देखो, सबको पता है जब रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। तो इसका नाम क्या है? एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। प्रेशर बढ़ेगा, पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे सरफेस पे, प्रेशर बढ़ना पार्टिकल्स को मोटिवेट कर रहा है सरफेस पे जाने के लिए। तो x की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए x बाई एम बढ़ेगा, और कुछ देर के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। रीजन क्या होता है? ये पूरी भाई देखो, इसका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं किसी रेंज तक ही तो हो रहा है। मान लो इतनी रेंज तक अट्रैक्शन है, ये पूरी रेंज भर गई पार्टिकल से। अब कोई भी पार्टिकल सर मोहिका को ज्वाइन कर लो। सर मोहिका ज्वाइन नहीं हो पा रही, सर मोहिका को ज्वाइन कर लो। एक मिनट मुझे कर दो। तो बेटा, हर सॉलिड की एक रेंज होती है कि भाई यहां तक वो अट्रैक्शन कर सकता है। तो इस रेंज में सारे पार्टिकल फिल हो गए, सारे पार्टिकल फुल भर गया ये। अब जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा ना, वो एडजॉर्प्शन नहीं है। इसका मतलब सैचुरेशन आ गया। तो प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक सर्टेन प्रेशर के बाद मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एक्स की। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्यों आ गई, ये आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही अट्रैक्शन होता है। वो पूरा एरिया कवर्ड हो गया, तो उसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, अगर पूरा एरिया कवर हो गया तो फिर कितना भी प्रेशर बढ़ाओ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, एडजॉर्प्शन का पार्ट ही नहीं है वो। चलो, तो ये इधर हो गया। यहाँ क्या होता है? प्रेशर, ये सेम ही चीज है दोनों में, जितना ज्यादा प्रेशर होगा पार्टिकल उतने ज्यादा होंगे। लेकिन टेम्परेचर में देखो अलग है भाई, टेम्परेचर में मामला अलग है। टेम्परेचर में यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, आपने जो पीछे फॉर्मूला देखा था। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, या फिर नॉर्मल देखो तुम, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये पार्टिकल उड़ जाएंगे, और पार्टिकल उड़ जाएंगे इसका मतलब एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो एक्स बाई एम कम होगा, कंटिन्यूअस। तो ये तो कंटिन्यूअस चेंज है, लेकिन यहाँ तो केमिकल रिएक्शन है, और सब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में
टेम्परेचर बढ़ाने से एक सर्टेन इंस्टेंट तक रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, एडजॉर्प्शन बढ़ता है। तो वो सर्टेन टेम्परेचर ये है जिसको मैं बोलता हूँ ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर मैं उस टेम्परेचर के बाद से ही ग्राफ बनाऊं तो फिर ये सेम ही तो ग्राफ आ जाएगा। मान लो उस टेम्परेचर के बाद से ग्राफ बन रहा है तो फिर ये तो ये वाला पार्ट आ गया जो सेम ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमसे कोई ये पूछे या मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, चलो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? ए ऑप्शन, as we increase temperature chemisoption increases। बी ऑप्शन, as we increase temperature chemisoption decreases। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ। ए ऑप्शन है as we increase temperature chemisoption increases। बी ऑप्शन है as we increase temperature chemisoption decreases। बोलो। आवाज नहीं आ रही बच्चों? Increased। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्यों? बेटा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर कौन सा था। मान लो ये 10 डिग्री है, मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप 10 डिग्री से ज्यादा पे जा रहे हो तो डाउन होगा, और मान लो इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री था। तो अब बात समझ में है कि क्या चक्कर है इसमें, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी ऑप्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम एडजॉर्प्शन अकर। क्लियर? चलो अब देखो इसमें डिफरेंस, ये सारे पॉइंट्स एक साथ भी आ गए हैं कि ये जो होता है वो वंडरवॉल अट्रैक्शन की वजह से होता है। फिजिसॉर्प्शन फिजिकल अट्रैक्शन, सिंपल ध्यान रखो। केमिसॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड बनता है, नाम से पता चल रहा है। स्पेसिफिक का मतलब हर किसी के बीच में नहीं होता है, ये नॉट स्पेसिफिक होता है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हमेशा होते हैं, कोई भी सॉलिड कोई भी गैस में। रिवर्सिबल नेचर का होता है, रिवर्सिबल नेचर का मतलब होता है आना और जाना, एक पार्टिकल आ गया तो वापस भी जा सकता है और आराम से वापस आ भी सकता है। तो आना और जाना इजी है इसमें, क्यों? वंडरवॉल अट्रैक्शन है। यहां या तो आएगा नहीं या फिर वापस नहीं जाएगा, मतलब चला गया तो फिर से नहीं आएगा। जैसे रिएक्शन होती है ना इरिवर्सिबल टाइप की, तो मोस्टली ये इरिवर्सिबल टाइप का ही होता है। अच्छा, जो गैसें ज्यादा इजीली लिक्विफिएबल होती है, इजीली लिक्विफिएबल का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा या कम? क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी ज्यादा होने से लिक्विफिकेशन इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? फटाफट बताओ। कम। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो लिक्विफिकेशन इजी और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। अरे इजी। बेटा इजी होता है। ए फॉर अट्रैक्शन होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना था इसका। तो जिन्होंने नोट्स बढ़िया से पढ़ रखे हैं उन्हें तो बढ़िया है, टेंशन ही नहीं है उनको, तो जिन्होंने कर रखा है काम पूरा, है ना? क्या था उसमें, पता चला क्या? बताओ फटाफट मुझे। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर टी क्या होता है? 8 अपॉन 27 जिसका टीसी ज्यादा हो तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, और जिन गैसों में अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं वो इजीली लिक्विफेबल होती है, वो ज्यादा एडजॉर्ब्ड होती है, सीधी सी बात है। और इसमें तो नेचर का कोई लेना देना ही नहीं है, केमिकल बॉन्ड बनता है। अच्छा, इसमें लेस अट्रैक्शन होते हैं तो लेस हीट रिलीज होगी, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हैं तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। आगे देखो ये चीज लिखी हुई है, a physical adsorption at low temperature may pass into the chemisoption as temperature increases। हो सकता है दो सब्सटेंस के बीच में पहले नॉर्मल अट्रैक्शन से चिपके हों, टेम्परेचर बढ़ा दे तो उनके बीच में रिएक्शन भी तो हो सकती है। तो केमिसॉप्शन से पहले फिजिसॉप्शन तो होगा ही होगा, ये तय है। लेकिन फिजिसॉप्शन के बाद केमिसॉप्शन होगा ये तय नहीं है, ये ध्यान रख लेना है। केमिसॉप्शन तो एक पर्टिकुलर टच होगा तभी तो रिएक्शन होगी। ये सब्सटेंस है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ये फिजिसॉप्शन है, अब इनके बीच में बॉन्ड ही बन गया, ये केमिसॉप्शन है। तो केमिसॉप्शन से पहले फिजिसॉप्शन होगा ही होगा, लेकिन नॉर्मल अट्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि बाद में बॉन्ड बने। चलो, इन केस ऑफ फिजिसॉप्शन जनरली इजीली लिक्विफेबल गैसेस देखो विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडिली एडजॉर्ब्ड।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज थी, ये हमें ध्यान रखनी थी। अच्छा, इसके बाद आ रहा है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है ग्राफ, किस किस के बीच में, तो ये है ग्राफ बिटवीन x बाई एम एंड p एट कांस्टेंट t। तो यहां इस पिक्चर से देखो, जितना ज्यादा प्रेशर होगा x की वैल्यू बढ़ेगी, और ये वही ग्राफ है जो हमने पहले बनाया है, इसी को आइसोथर्म बोलते हैं अपन। इनके बीच में मैथमेटिकल फॉर्मूला तो तुम खुद यहां देख लो, शुरू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लास्ट में कांस्टेंट है। तो बताओ x और y के बीच में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट है तो पावर 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकता हूं, और वो इक्वेशन किसने दी, फ्रेंडलिच ने। फ्रेंडलिच साइंटिस्ट का नाम है। तो x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये बिल्कुल सही तभी होगा जब इसकी पावर को वेरिएबल रखोगे, और ये पावर कितनी है, 1 बाई एन। 1 बाई एन की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 0 से लेकर 1 तक। ये सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है। उस इक्वेशन का log ले लेंगे तो जाएगा log x बाई एम log k 1 बाई एन log p। अगर हम एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाएं x बाई एम और log p के बीच में, तो जो इंटरसेप्ट आएगा वो हमें k की वैल्यू दे देगा कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, और 1 बाई एन दे देगा हमें स्लोप। लो प्रेशर पे 1 बाई एन की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हाई प्रेशर पे हमें पता होता है सैचुरेशन आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है तो कौन सी वैल्यू फिक्स हो जाती है, x बाई एम की वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो फिर ये गलत हो जाएगा मामला। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कब वैलिड नहीं है, हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है भाई, हाई प्रेशर पे ये मामला गड़बड़ हो जाता है, हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है यदि। अच्छा, अब मुझे बता दो, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ, ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए होना चाहिए, केमिस्ट ऑप्शन के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने से x बाई एम घटेगा तो नीचे जाएगा, फिजिक्स सर। तो ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए है लिखा हुआ भी, देखो यहाँ पे केमिस्ट ऑप्शन के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है T1 T2 T3 कौन से वाले हैं। क्लियर है ये मामला यहां तक बच्चों, कोई दिक्कत है तो पूछते रहना, दिक्कत वाली बात इसमें वैसे है नहीं कुछ भी, बस एक बार आंखों के सामने से सारी चीज आ जानी चाहिए ताकि हमें ध्यान रहे क्या है ये। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स का प्रेशर होता था उनकी जगह क्या आ जाएगा, उनकी जगह कंसंट्रेशन आ जाएगी यार, मोर कंसंट्रेशन लाइक मोर प्रेशर, मोर पार्टिकल्स, मोर सॉल्यूट, मोर एडजॉर्प्शन सिंपली। तो प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन आ गई, इतना ये मामला है इसका। एप्लीकेशंस, प्रोडक्शन, हाई वैक्यूम बनाना, देखो हाई वैक्यूम मतलब पार्टिकल्स को एडजॉर्ब कर लेते हैं कुछ सब्सटेंस, बिल्कुल एयर फ्री करना। पहले तो नॉर्मल पंप लगा दो, उससे गैस बाहर चली जाएगी, लेकिन हम जानते हैं पूरी गैस फिर भी बाहर नहीं जाती है। तो कंप्लीट वैक्यूम करने के लिए अपने को एडजॉर्प्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना पड़ता है। गैस मास्क, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि भाई पॉइजनस गैसें, इंडस्ट्री वगैरह में पॉइजनस गैसों का इमिशन होता है तो वहां पे मास्क के अंदर एडजॉर्बेट होता है जो पॉइजनस गैसों, और पॉइजनस गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर मोस्टली ज्यादा होता है, जैसे क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उनको पहले एब्जॉर्ब करते हैं ये चीजें। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कैसे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, एनिमल चारकोल कैन रिमूव, जैसे शुगर वगैरह होती है येलो कलर की आती थी पहले पुरानी कचरा, उसको बिल्कुल क्रिस्टलाइन, बिल्कुल रिफाइन करने के लिए चारकोल में से पास करते हैं उसको। तो चारकोल क्या करता है, उसमें जो भी कलरिंग स्पीसीज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। हेट्रोजेनस कैटालाइसिस, हेट्रोजेनस कैटालाइसिस का मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है, मतलब सॉलिड कैटलिस्ट है इसमें स्पेशली। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, कैसे, हम जानते हैं इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा एडजॉर्बेंट ले लें जो किसी एक गैस को ज्यादा एडजॉर्ब कर रहा है दूसरे को कम, तो सेपरेशन में काम आ जाता है। डिजीज को क्योर करने में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो
बैक्टीरिया और आपके वायरस वगैरह होते हैं उनकी बॉडी पे जाके एडजॉर्ब हो जाती है और उन्हें खत्म कर देती है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेटलर्जी में अपन पढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर मतलब रिएक्शन में कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट्स की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं और कलर बनाते हैं, तो मतलब ये भी इनकी एप्लीकेशन हो गई। क्रोमेटोग्राफी में इनका यूज होता है। तो ये सिंपल 4-5 नाम हैं जो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अपन। इसके बाद अपन आते हैं कैटालाइसिस। व्हाट इज कैटालाइसिस? कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, वो कैटालाइसिस है। सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देमसेल्फ रिमेन्स केमिकली इनर्ट क्वांटिटेटिवली अनचेंज, मतलब एज इट इज जैसे थे वैसे ही रहें, तो केमिकली भी वो चेंज नहीं हुए और उनका अमाउंट भी चेंज नहीं हुआ, उन्हें कैटलिस्ट बोलते हैं और इस पूरे जुगाड़ को कैटालाइसिस बोलते हैं। एग्जांपल, KClO3 को जब नॉर्मल हीट करते हैं, KClO3 को नॉर्मल हीट करते हैं तो लगभग 500 डिग्री के आसपास रिएक्शन होती है और बहुत ज्यादा नहीं होती। जब MnO2 ऐड करके हीट करते हैं तो केवल 200 डिग्री पे ही बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है। इससे क्या साबित होता है? MnO2 एक्ट एज कैटलिस्ट और लास्ट में MnO2 एज इट इज बचता है। प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स नाम से पता चल रहा है बेटा, प्रोमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोट करने वाला, एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। पॉइजन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी को कम करने वाला, डिक्रीज करने वाला। एग्जाम्पल याद रखने हैं ये। आयरन कैटलिस्ट हो गया, मोलिब्डेनम उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने में यूज करता है। टाइप ऑफ कैटालाइसिस, होमोजेनस से ही क्लियर चल रहा है कि भैया सेम स्टेट, होमो का मतलब सेम फेज, हेट्रो का मतलब डिफरेंट फेज। तो यहाँ पे देखो सारे लिक्विड ये लिक्विड है सारे, ये भी लिक्विड है सारे। हेट्रो में क्या होगा? डिफरेंट। हेट्रो में क्या होगा? डिफरेंट फेज। ये देखो यहाँ पे ये गैस है, ये सॉलिड है। तो हैबर प्रोसेस में हेटेरोजेनस कैटालाइसिस है, ऑस्टवार्ड प्रोसेस में प्लेटिनम सॉलिड है, हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल में। ये सारे एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए। चलिए, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइसिस देखो एक्चुअल में होता क्या है, कैटलिस्ट काम कैसे करता है। तो कैटलिस्ट की तरफ पार्टिकल आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। पहले हुआ डिफ्यूजन, फिर उसकी रेंज में फंस गया, तो रेंज में आते ही मैं उसी डिफ्यूजन को क्या बोल दूंगा? एडजॉर्प्शन। यहां चिपकेगा और एडजॉर्प्शन से एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। बताओ फटाफट। बोलो। रिलीज होगी सर। तो बेटा वो जो रिलीज एनर्जी हो रही है जिसको मैं डेल्टा एच एडजॉर्प्शन बोलता हूं, यही एनर्जी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में काम आ जाती है। तो जो एडजॉर्प्शन की वजह से हीट रिलीज हो रही थी, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड टू मेक इजी द रिएक्शन। रिएक्शन को इजी बनाने में उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। मतलब एक तरह से ये हो गया ना, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बाहर से हम हीट करें उसी तरह का जुगाड़ हो गया ये। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कराने में हेल्प करती है। तो इसी सरफेस पे प्रोडक्ट बन गए। प्रोडक्ट जब छूट के बाहर जाएगा, छूटेगा, एनर्जी की वजह से छूटेगा ये, तो इसकी रेंज से बाहर जाना हुआ डिसॉर्प्शन, और फिर उसके बाद बाहर जा रहा है तो वो होगा डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर 0 है, प्रोडक्ट तो सबसे पहले यही तो जनरेट हो रहा है। तो इसकी रेंज में तो एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन होंगे और रिएक्शन होगी, रेंज के बाहर डिफ्यूजन होंगे। तो 4 नाम हो गए सीधे सीधे, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन, डिसॉर्प्शन, अगेन डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन पे डिपेंड करती है भाई। जितना स्ट्रॉन्ग केमिसॉर्प्शन होगा उतनी ही हीट ज्यादा रिलीज होगी और एक्टिविटी अच्छी होगी। मोर स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन, मोर एक्टिव विल बी द कैटलिस्ट। नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्टिविटी कौन से ग्रुप शो करते हैं? 7th to 9th ग्रुप वाले। कौन 7th to 9 कौन से ब्लॉक में आएगा? ये डी ब्लॉक में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिविटी। देखो सेम रिएक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट, सेम रिएक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट, बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
एक ही रिएक्शन से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में किसका रोल इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट का? निकल, कॉपर, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड कॉपर। तो ये तीनों एग्जांपल परमानेंट याद रहने चाहिए। डायरेक्ट एग्जांपल आ जाते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल है तीनों। तो CO+3H2 मीथेन गैस बनेगी निकल की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, और अकेला कॉपर है तो फिर एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आता है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय द जियोलाइट्स। सेफ सेलेक्टिव का मतलब जानते हो ना, कि मान लो मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया, फिल्टर जैसा ही तो है ये, मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया, अब इस फिल्टर के पोर साइज फिक्स है, तो यहाँ कई सारी की चीजें रखी हुई होती है, पोर साइज के हिसाब से जो उसके साइज में आएगा वो नीचे आ जाएगा, जो साइज में नहीं फंस रहा वो बाहर रह जाएगा। तो जियोलाइट्स क्या है? मैटर है, सब्सटेंस है सिंपली। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज जियोलाइट, कैटालिसिस तो बाद की बात है। तो जियोलाइट्स आर नथिंग बट सिलिकेट। सिलिकेट क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, मिट्टी विट्टी जैसे सिलिका होती है ना मिट्टी, तो उसी तरह के ये, मतलब बहुत हार्ड सब्सटेंस होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। हार्ड क्यों होते हैं? इनकी बॉन्डिंग ऐसी होती है, केमिस्ट्री ऐसी होती है। और बॉन्डिंग ऐसी क्यों होती है वो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है बेटा, कि सिलिकेट्स में क्या होता है, हर सिलिकॉन एटम इस तरह से ऑक्सीजन एटम से जुड़ा रहता है, ये सिलिकेट यूनिट्स होती है ना। और फिर इनका कनेक्शन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। तो सिलिकेट होते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, जैसे होता है ना सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, वैसे ही होते हैं सिलिकेट। किसके कंपाउंड है? सिलिकॉन के ऑक्सो एनाइन है सिंपली। तो सिलिकेट क्या होते हैं? ऑक्सो एनाइन ऑफ सिलिकॉन। अब बात आती है जियोलाइट क्या होते हैं। तो जियोलाइट बेटा एल्यूमिनियम आ जाता है सिलिकॉन की जगह, बस सिलिकॉन की जगह कौन आ जाता है? तो देखो ये रहा, जियोलाइट्स आर, यहां देखो एल्यूमिनोसिलिकेट, ये याद रखने वाला पॉइंट है, with 3 dimension network of silicate in which one silicon atoms some silicon atoms are replaced by aluminum atoms। तो देखो वैसे फ्रेमवर्क क्या होता है? SiO होता है, लेकिन एक सिलिकॉन की जगह कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। तो आई थिंक जियोलाइट वेरी क्लियर, सबको याद हो गए होंगे। व्हाट इज जियोलाइट? एल्यूमिनोसिलिकेट, दैट्स ऑल। व्हाट इज एल्यूमिनोसिलिकेट? सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। इनकी खास बात क्या होती है कि इनके अंदर जो नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रही है, उस स्ट्रक्चर का पोर साइज स्पेसिफिक होता है, और उस पोर साइज में उस जैसी साइज वाले पार्टिकल ही फिट हो सकते हैं। तो जियोलाइट क्या करता है? चुन चुन के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें ए और बी दो सब्सटेंस है, और ये जियोलाइट है। तो ये जियोलाइट ए और बी में से किसी, मान लो इसके साइज का है ए, तो अगर ए इसमें धस रहा है तो फिर बी नहीं धस पाएगा, तो ये सिलेक्टिवली ए को कन्वर्ट करेगा, बी को छोड़ देगा यार। तो एक ही कंटेनर में ए भी है बी भी है, लेकिन तुम जानते हो कि पार्टिकल साइज तो अलग अलग होता है रिएक्टेंट्स का। ए का साइज हो सकता है अलग हो, बी का साइज अलग हो, बी की स्ट्रक्चर अलग हो। तो ये जियोलाइट स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर रहा है। ये वैसे हो गया ना लोक की तरह, हर लोग के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, उस तरीके का जुगाड़ हो गया है। तो अब इन सारे पार्टिकल्स में से जो ए होंगे उनको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और बी को एज इट इज छोड़ देगा। तो बेटा ये तो बहुत ही स्पेशल रोल है, स्पेशल यूज होगा इसका, कि एक मिक्सर में से चुनकर प्रोडक्ट बनाना अपने आप में बहुत स्पेशल वर्क है ये, वरना तो ऐसे चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये देखो इसका यूटिलाइजेशन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कितना शानदार इसका यूज होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और आइसोमराइजेशन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एग्जांपल है ZSM इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ जियोलाइट। बेटा ये एक टाइप का जियोलाइट है ये, ZSM5 a type of zeolite।
तो जियोलाइट्स फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस करते हैं, चुन चुन के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, इससे ए भी आएगा, इससे टकराएगा लेकिन वापस चला जाएगा। बी सॉरी, ए आएगा, आया, तुरंत चिपका और प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ। बी आया, वापस चला जाएगा। तो ये तो स्पेशल फीचर हो गया ना इसका। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम। इसमें बस दो ही बातें ध्यान रखनी थी, व्हाट इज जियोलाइट एंड व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दिस, और एक एग्जांपल। एंजाइम कैटालाइसिस भैया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें एंजाइम बोलते हैं। व्हाट इज एंजाइम? कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी, दैट इज बायोकैटलिस्ट सिंपली। डेफिनेशन, एंजाइम्स आर, अच्छा बने किसके होते हैं एंजाइम्स? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। प्रोटीन कहां से बनती है? आरएनए डीएनए होते हैं ना अपने बॉडी में, वो बेटा डिजाइन करते हैं प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कैसे बनेगी, फिर उससे पूरी बॉडी, पूरा ढांचा तैयार होता है अपना। तो विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। है ना? ये एंजाइम्स याद रखने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। रिमेंबर ऑल दीज एंजाइम्स, रिमेंबर इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज, माल्टेज, यूरिएज, पेप्सिन। ये परफेक्ट याद हो जाने चाहिए। सिंपल से 5-6 नाम है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है। और तुम जानते हो एक आधा सवाल ही आता है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये छोटी मोटी चीजें होती है, एक दो बार पढ़ने से तुरंत बदल जाता है कि इसमें नाम भी इतने सिंपल से हैं। इन्वर्जन, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज, माल्टेज, यूरिएज, पेप्सिन, स्टोमक से बना हुआ है। अच्छा, एंजाइम्स की कुछ 4-5 खास बातें हैं। एंजाइम्स मोस्ट हाईली एफिशिएंट का मतलब ये होता है एक एंजाइम लाखों पार्टिकल्स को बहुत कम टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। एफिशिएंट का मतलब ये है इनकी एफिशिएंसी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मतलब एक एंजाइम दूसरी रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो फिक्स है कि भैया इस रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल जैसे माल्टेज माल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा, अब आपने माल्टेज यूरिया में भटक दिया, कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा आराम से। लेकिन जैसे आपने माल्टेज माल्टोज में पटका, तुरंत ग्लूकोज बना देगा। तो ये हाई स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। और आप जानते हो कि बॉडी टेम्परेचर में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो अपनी सारी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है ओनली टेम्परेचर की वजह से। जैसे फीवर होना, तो फीवर होने से सारे अपने जो भी तामझाम है वो सारे हिल जाते हैं अंदर, थोड़े से टेम्परेचर गड़बड़ाने से ही। तो थोड़े से का मतलब होता है कि 2-3 डिग्री भी उल्ट पुलट हो जाता है तो काम खत्म है फिर। बॉडी टेम्परेचर, बाहर नहीं, बाहर तो कितना भी कर लो। अच्छा, एक सर्टेन पीएच की भी जरूरत होती है, तो हमारे बॉडी में भी एक सर्टेन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स जो होते हैं वो इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? देखिए, एंड सबस्ट्रेट मतलब जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो एंजाइम के साथ चिपकता है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ चिपकता है, वहीं पे रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हेटेरोजेनस कैटालाइसिस हो रही थी, लॉक की टाइप का जुगाड़ है ये। जैसे ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे ना यार, इससे एक्टिव साइट की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे ये। मतलब ये एंजाइम फिक्स है, इसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट आ जाएगा तो वो एक्टिव साइट को तुरंत पहचान लेगा कि ये मेरा सबस्ट्रेट नहीं है। तो ये पिक्चर इसीलिए बनाई हुई है, ये इनकी एक हाई स्पेसिफिक नेचर को इंडिकेट कर रही है। तो ये फिर इस तरह से अब यहां कलाकारी करेगा ये और नए प्रोडक्ट बना देगा इस तरीके से। बस ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, कैटालाइसिस। 4-5 एंजाइम के नाम याद करने हैं और कुछ भी नहीं है कैटालाइसिस में। अब हम आ जाते हैं कोलॉइड्स पे। कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखो,
आपसे कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होता है तो आप क्या कहोगे? सॉल्वेंट होता है, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दो, होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, हम उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन क्या किसी भी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में ऐड करने से सॉल्यूशन बन जाता है क्या? पत्थर को उठा के पानी में डाल दें तो सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? उसी पत्थर के इतने छोटे टुकड़े करो, इतने छोटे टुकड़े करो कि पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाए, तो हाँ मैं कहूंगा बेटा उस पत्थर का सॉल्यूशन बन गया, डेफिनेटली बन गया। आपसे कोई पूछे गोल्ड का सॉल्यूशन बनाओ तो आप क्या सोचोगे? गोल्ड को पानी में पटक दो, सॉल्यूशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें गोल्ड के इतने छोटे टुकड़े करो कि पाउडर बनाओ, मतलब उसका, जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, उस पाउडर को पानी में डाल दो, आपको गोल्ड नहीं दिखेगा। द सॉल्यूशन बिकम्स जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जस्ट लाइक शुगर सॉल्यूशन। तो ये पूरे तामझाम जो हम बात कर रहे हैं वो है पार्टिकल साइज डिपेंडेंट मैटर और कुछ भी नहीं है। तो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है उसे दुनिया ट्रू सॉल्यूशन बोलती है। ये यहां पे एक चीज और मेंशन कर देता हूं मैं, ये होमोजेनस होता है और ये हेट्रोजेनस होता है, ये बेसिक डिफरेंस है। सर आपने ना कॉलाइट के नोट सेंड नहीं किए। कौन से वाले? हाँ ये कोलॉइड वाले तो ये अभी बने ही इतनी है, थोड़े ही बने हैं, आज करूंगा। और ये भी हेट्रोजेनस है, ओके सर। ये भी हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है कि देखो यहां देखो ज्यादा डॉट दिख रहे हैं अपने को इधर, तो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, कहीं ज्यादा अमाउंट होता है कहीं कम अमाउंट होता है, बिल्कुल वेरी फाइन, बिल्कुल सेम नहीं होता सब जगह। क्यों नहीं होता? पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसलिए नहीं होता। लेकिन हम आंखों से इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे मिल्क जो होता है ना, वो कोलॉइड होता है। अब तुम्हें पूछो मिल्क कोलॉइड है, मतलब कोलॉइड है क्या? कोलॉइड्स आर नथिंग बट सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। फिर सॉल्यूशन और कोलॉइड को फिर अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? द बेसिक रीजन इज द साइज, 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 केवल साइज का मैटर है। तो बताओ किसी भी सब्सटेंस का कोलॉइड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। पार्टिकल साइज डिपेंडेंट मैटर। मान लो मार्कर है, मार्कर का कोलॉइड बनाना है तो मार्कर के छोटे छोटे पीस करके डाल दो। अब वो पीस कितने करें? ये रही रेंज, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में काट के पटक दो पानी में किसी को भी, उसका कोलॉइड बन जाएगा। तो किसी भी चीज का कोलॉइड अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको ये साइज करनी पड़ेगी। दीज आर द सो दैट्स व्हाई वी यूज स्पेशल मेथड्स टू फॉर्म कोलॉइड्स। पर कुछ, अच्छा देखो, कुछ पार्टिकल होते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब भगवान ने ही उन्हें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का बनाया है, तो उसमें आपको कलाकारी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पानी में पटको ऑटोमेटिक कोलाइड बनेगा। तो बड़े पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो बड़े साइज के होते हैं, तो उनको डायरेक्ट ऐड करोगे ना, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, वो ऑटोमेटिकली उस रेंज के ही होते हैं, तो ऑटोमेटिक ही कोलॉइड बनता है। कुछ उस रेंज के नहीं होते, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का टुकड़ा पानी में फटकोगे ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा टू प्रिपेयर गोल्ड कोलॉइड सॉल्यूशन। अब देखो कोलॉइड कोलॉइड ज्यादा बार बार बोलना पड़ रहा है, तो दुनिया कोलॉइड को सिंपली सोल भी बोलती है। क्या? सोल। तीन ही आ गया ना, SOL, और छोटा हो गया। वैसे तो होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, हमने उसको सॉल्यूशन डिलीट करके कोलॉइडल का AL भी डिलीट करके कोलॉइड बोल दिया, बाद में लोगों ने कोलॉइड को भी। बच्चों कहां चले गए थे? सर हम नहीं गए, आप चले गए थे। अच्छा, कुछ तो हुआ है गड़बड़, कुछ तो हाँ हुआ तो क्या हो गया था? है मेरे। गफला हो गया सर। हाँ कुछ घपला जरूर हुआ है, चलो कोई बात नहीं है, ये अपना बस जस्ट एंडिंग पे ही है। तो बस अब आप खुद इसमें, ये तो मैंने इतने तामझाम बताए, वरना 10-15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो आराम से, एक बार ढंग से सुन लिया सर फिर। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? क्यों भाई, स्क्रीन कहाँ गई देखिए। हम्म
अच्छा, कहां तक सुन लिया था आप लोगों ने? सुन लिया था ना कोलोइडल को सोल बोलते हैं, कोलोइड को इन जनरल अपन सोल भी बोलते हैं बेटा। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन केवल पार्टिकल साइज डिपेंडेंट हैं। सेम सब्सटेंस कैन बी convert into true solution, can be convert into colloidal solution, can be convert into suspension, डिपेंड करता है सब्सटेंस कौन सा है। चलो डेफिनेशन देखो यहाँ पे, a colloid is a heterogeneous system in which substance is dispersed। अब मैं उसको dispersed phase बोल रहा हूं, तो आप कैसे याद रखोगे? like solute, इधर मैं solute बोलता हूं, इधर मैं उसको dp बोलता हूं। तो dp क्या है? solute जैसा होता है, बट मैं उसे solute और solvent नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के हो गए, इनके स्पेशल फीचर है, इस सॉल्यूशन के स्पेशल फीचर होते हैं, इसलिए मुझे अलग से नाम देके स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल या रेड रेड पार्टिकल जो दिख रहे हैं उनको मैं बोलता हूं डीपी, और जो बल्क ज्यादा है लाइक सोलवेंट, सोलवेंट की तरह होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा डीएम, डिस्पर्शन मीडियम। तो डीपी एंड डीएम आई थिंक वेरी क्लियर होंगे सबके दिमाग में। व्हाट इज डीपी? जस्ट लाइक सॉल्यूट। व्हाट इज डीएम? कंटिन्यूअस फेज होंगी, और वो डिस्पर्शन मीडियम होगा जस्ट लाइक सॉल्वेंट। चलो, तो ये रेंज आपको याद होनी चाहिए। पार्टिकल डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। All these three solutions differentiate only on the basis of particle size। चलिए, colloidal particles have enormous surface area per unit mass as a result of their small size। तो colloidal particles जैसे 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसको आपको colloidal particles में बदलना है, तो भैया 1 ग्राम का बहुत ज्यादा सरफेस एरिया आ जाएगा। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन में तो और ज्यादा होता है, लेकिन वो एरिया बेकार है, हमारे काम ही नहीं आएगा, वो तो इतना ज्यादा छोटा हो गया कि वो कुछ कर ही नहीं पाता है फिर, इसलिए कोलाइडल के स्पेशल फीचर होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन देखो, अब कोलॉइड्स में क्या पढ़ना होता है हमें, शुरू में बता दिया था हमने बेटा। कोलॉइड्स में देखो, शुरू में आता हूं मैं, काफी आगे खींच लिया हमने। तो ये है कि नोट्स नहीं लिख रहे हैं बस, बाकी तो सारी चीजें जल्दी जी चल रहे हैं अपन। देखो टाइप्स, ये देखो टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, कितने टाइप के होंगे, प्रिपरेशन, बनेंगे कैसे, और वो दिमाग में रखना है 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर, बस पूरा प्रोग्राम वहीं से चलेगा इसका। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स एंड प्रिपरेशन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या क्या आ गए? टाइप्स, प्रिपरेशन, प्यूरिफिक बनाया, प्योर किया, और उसके कुछ स्पेशल फीचर, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख ली, व्हाट इज कोलॉइड, सेकंड टाइप्स ऑफ कोलॉइड, फिर हमें प्रिपेयर करना है, प्यूरिफाई करना है, कचरे को साफ करना है, उसमें कुछ कचरा ऑटोमेटिक आ जाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स। तो अपन आगे पहुंचते हैं, ये रहा ना, इससे भी आगे चलना पड़ेगा। अब बेटा डीपी और डीएम, इनमें से ज्यादा अमाउंट में कौन होता है? डीपी ज्यादा अमाउंट में होता है या डीएम? बेटा बताओ। डीएम। डीएम। तो बेटा जो फाइनल दिखेगा, फाइनल जो दिखेगा वो डीएम जैसा दिखेगा या डीपी जैसा दिखेगा? दोनों को मिलाएंगे तो डीएम जैसा। डीएम जैसा दिखेगा। डीएम। तो देखो ये क्या है? सॉलिड। तो ये पूरा एग्जांपल सॉलिड है। देखो, सम कलर्ड गैसेज एंड जेम, सॉरी कलर्ड ग्लासेज एंड जेम स्टोन्स, ये क्या है? लिक्विड। भले ही इसमें सॉलिड है, लेकिन दिखेगा कैसा? ये लिक्विड ज्यादा दिखेगा, जैसे पेंट्स होते हैं, सेल फ्लूइड होता है। ये क्या है? गैस। तो दिखेगा कैसा? गैस, स्मोक, डस्ट। फिर देखो ये क्या है? सॉलिड। तो दिखेगा सॉलिड, जैसे चीज, जेलीज। ये क्या है? लिक्विड। तो दिखेगा लिक्विड, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर। मतलब ये पोर्शन ज्यादा है, तो उसकी फाइनल स्टेट जो होती है ना, उससे ज्यादा मैच खाएगी। ये क्या है? गैस। तो दिखेगा गैस, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सारे के सारे गैस जैसे दिखेंगे। बस इस गैस के अंदर लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, और उन ड्रॉपलेट्स का साइज 1 से 1000 के बीच में होगा, तभी वो क्या होंगे? कोलॉइड होंगे।
सॉलिड, सॉलिड जैसा दिखेगा, प्यूमिक स्टोन, फोम रबर, और लिक्विड, लिक्विड दिखेगा, फ्रॉथ, whipped क्रीम, सॉफ्ट, साबुन की झाग वगैरह होते हैं वो सब इसमें आ गए। तो नेम तो देखो यहाँ ज्यादा नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से इंपॉर्टेंट ये है, इनको मार्क करें तो सोल, जेल और इमल्सन, बस सोल, जेल, इमल्सन। वैसे नाम देखें अपन तो सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, तीन हो गए ना सॉलिड, तीनों में देखो सॉलिड सोल, जेल और सॉलिड सोल, तीनों सॉलिड जैसे दिखेंगे ये। कौन कौन से, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूं, सॉलिड, 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 तो दो तो सॉलिड सोल हो गए और एक जेल हो गया। उसके बाद लिक्विड वाले में अपन आए, लिक्विड, 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 तीन लिक्विड वाले हो गए, 6, और दो गैस वाले हो गए। गैस वाले दोनों ही क्या है, एरोसोल, गैस, गैस, दोनों एरोसोल हो गए। तो दोनों एक ही जैसे नाम है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे अपन इनको इतना। और गैस से गैस वाला और रहा, मतलब सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अरे सॉलिड सॉलिड गैस नहीं समझे, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के, 9 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इनमें से 9 में से एक क्या आएगा, गैस टू गैस आएगा, गैस, वो होमोजेनस होता है। तो 8 टाइप का हो गया ना टोटली, क्लियर। ठीक है ना। यस सर। चलो तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स मोस्ट कॉमन आर सोल्स, ये रहे जो हमने बात कर रहे थे अपन, सोल्स, और मोस्टली भी सबको सोल से बोल दे तो चलेगा, कॉमन है सोल्स, जेल एंड इमल्शन। सोल, जेल, इमल्सन क्या होते हैं, बिल्कुल आना चाहिए आपको। सॉलिड एंड लिक्विड, तो सोल्स लिक्विड जैसे ज्यादा दिखेंगे, जेल, जेल आती है ना जेल, जेली जो है उस तरह की, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज्यादा दिखेगा उसमें। और इमल्सन दूध, मिल्क जो होता है वो उसका एग्जांपल है इमल्सन का, उसी से याद हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड। इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, मतलब वाटर के अंदर आपने कोई डीपी ऐड किया है तो मैं उसको बोलूंगा एक्वासोल। क्या बोल रहा हूं मैं उसे, एक्वासोल, हाइड्रोसोल, एक्वा भी वाटरी होता है, हाइड्रो भी वाटरी होता है। सिमिलरली अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल होता है तो उसे बोलते हैं एल्कोसोल। तो इस तरह के टर्म्स भी यूज कर लेते हैं। चलो क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन है ये, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम में अट्रैक्शन भी हो सकते हैं और रिपल्सन भी हो सकते हैं। अगर अट्रैक्शन है तो लायोफिलिक, रिपल्सन है तो लायोफोबिक। वही है जैसे न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक और न्यूक्लियोफोबिक होते हैं ना, वैसा ही है बेटा। तो लायोफिलिक अट्रैक्शन होते हैं तो डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाएंगे आराम से, यहाँ अट्रैक्शन नहीं होते, डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनते, स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। दूसरा, ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कोलोइड को हम सेपरेट करें, डीपीडीएम को, आराम से सेपरेट हो गए, रीमिक्स किया, वापस कोलोइड बन गया। यहाँ क्या होता है, स्पेशल मेथड यूज किया था तो सेपरेट हो गए, वापस नहीं बनेंगे। वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन स्पेशल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो रिवर्सिबल का मतलब है, मतलब दोनों इजीली हो जाए, दोनों काम, बनना और खराब होना। यहाँ क्या होता है, स्पेशल मेथड से ही बनता है, खराब हो गया तो वापस वही मेथड यूज करना पड़ेगा। खराब होने का मतलब समझते हो क्या, कोलोइड का खराब होने का मतलब क्या है, बदबू आने लग जाएगी क्या उसमें, खराब होने का मतलब है नहीं सर, डीपीडीएम, साइज। हाँ डीपीडीएम सेपरेट होना बेटा, या साइज गड़बड़ होना, साइज की रेंज से बाहर जाना, कोलोइड खत्म होना होता है, या डीपीडीएम अलग हो जाए तो भी वो कोलोइड नहीं होगा। अच्छा, ये इजीली बन रहे थे, अट्रैक्शन था, स्टेबल है।
ये उतने स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। मेटल्स, बताओ मेटल को डायरेक्ट पटकने से बन जाएगा क्या पानी में? सीधा पटक दे तो नहीं बनेगा, स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो मेटल, मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसमें आएंगे। जबकि हम जानते हैं गम, कौन सा गम है ये? वो गम नहीं है टेंशन वाला, दुखी होने वाला गम, गम वाला होने ये। वाला। हाँ, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, प्रोटीन्स, वो सब इसमें आते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही उस साइज के ही होते हैं। सीधे पानी में पटकोगे, मिक्स करोगे, रेडी हो जाएगा, खत्म। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। इसके बाद आ रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन था ये। तो ये टाइप्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे अपने। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी। सर काफी है ना आज के लिए? आज का काफी है या आगे इसको कंटिन्यू कर लूं मैं? सर काफी है आज का तो। चलो ऐसे कर लो, सर काफी है आज। चलो आज का काफी है, बढ़िया रिवीजन हो गया। अब आप इसकी सीट बना लो भैया। अब आप पढ़ो मत, मैंने पढ़ा दिया, ये सीधी सीट बना लो, समझ गए? कल यस सर। कल इसको ये आगे वाला मैं आज नोट्स तुम्हें भेज दूंगा, एक बार पढ़ लेना, खत्म कहानी आराम से, ठीक है? यस सर। चलो। सर और उसको पूरे मेटलर्जी में क्या होगा, जिसके आज टेस्ट हैं, जैसे मान लो डेट वाइज होंगे ना, तो टेस्ट तो एक ही होगा किसी स्टूडेंट का एक डेट को, तो उसके 2-3 दिन वो रिवीजन करेगा, तो उसमें वो मेटलर्जी की पढ़ लेगा। फिर जिसका हो गया वो भी पढ़ लेगा, जिसका नहीं हुआ वो भी पढ़ लेगा, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है सर। चलो ओके, गुड बाय, बढ़िया से पढ़ो, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं रखनी है। किसी को टेंशन हो तो सीधे मुझे फोन कर लो कि सर एग्जाम में क्या करें क्या ना करें, कोई भी बात हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हो तुम लोग, है ना? भाई हमारा आप लोगों से जो 10-20 साल हम बड़े हैं, उसका कुछ तो फायदा ले सकते हो तुम लोग। यस सर। ठीक है, चलो ओके, गुड बाय, ठीक है, चलो।